मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? और ये सर एक सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने बोला था कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस हमने कुछ तरीके के पढ़े थे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, द फिगर आपको गिवन है इस तरीके से। और ये 3 पार्टिकल्स गिवन है, 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन है कि द फिगर गिवन alongside shows tracks of 3 charged particle 1, 2 and 3 in a uniform electric field E. Give the sign of 3 charges. तीनों चार्जेस के आपको साइन बताने हैं कि क्या साइन होंगे। पहले का क्या होगा? दूसरे का नेगेटिव और थर्ड का पॉजिटिव। ऑब्वियस कि नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 जो होंगे उनके ऊपर साइन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। और जो नंबर 3 है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर साइन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। इट्स ऑब्वियस। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, with particle has the highest charge to mass ratio, which particle has the highest charge to mass ratio, यानी कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो शो कर रहा है? थर्ड। हाँ जी, थर्ड है, उसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है तो इसीलिए। अच्छा, चार्ज टू मास रेशो जो है वो थर्ड में ज़्यादा है। और कोई आंसर चेंज करना चाहे, अलग देना चाहता हूँ? फर्स्ट वाला भी हो सकता है। फर्स्ट वाला भी हो सकता है। समीर इज सेइंग फर्स्ट पार्टिकल। ओके, एनीवन? यहाँ पे एक इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज सही। मोहित का आंसर सही है, मतलब कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है उसका चार्ज इज टू मास रेशो ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। जिसका चार्ज इज टू मास रेशो उसी का ज़्यादा होगा जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखो, जिसके अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसका चार्ज इज टू मास रेशो ज़्यादा। नेक्स्ट है, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल shell of radius r and 2r are given charges q1 and q2 respectively। ठीक है, मतलब कि दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिंग शेल्स नहीं है, मेटेलिक वही, मतलब वही बात होगी, पर शेल्स हैं। एक, दो, रेडियस r, रेडियस 2r, आर गिवन चार्जेस q1 एंड q2। शेल के ऊपर चार्जेस गिवन है q1 एंड q2, तो ये मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज q1 दे दिया और इसके ऊपर चार्ज q2 दे दिया।
respectively. The surface charge density on the outer surface of the cells are equal. यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है आउटर सरफेस पे सेल्स की वो क्या है, इक्वल है. मतलब इसका और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, दोनों सेम है, इक्वल है. यानी 2r वाले सरफेस का और r वाले सरफेस के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो इक्वल है. तो डिटरमाइन द रेशो Q1 is to Q1, Q1 is to Q2, Q1 is to Q2 का रेशो निकालना है. बताइए, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे रखा है दोनों का, जल्दी से बताएंगे. 1:4. 1:4. Samir is saying 1:4. Mohit is saying 1:4. Any other answers? नो आंसर. सिंपल है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है यानी सिग्मा ले सकते हैं आप. और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो वो होता है चार्ज अपॉन में एरिया, यही होता है, चार्ज अपॉन में एरिया. और अगर स्फेरिकल शेल के एरिया का फॉर्मूला पूरे पे तो वो क्या होता है, 4πr², ये फॉर्मूला होता है. तो अगर मैं Q1 चार्ज निकालूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में एरिया. तो एरिया अगर पहले वाले के लिए निकालूं तो क्या आएगा, 4πr² इंटू में सिग्मा. और Q2 अगर निकालूं तो वो आएगा 4π2r का स्क्वायर इंटू में सिग्मा. और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो 4πr² सिग्मा बाय 4π2r का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो गया, 4r². सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, ये कैंसिल, r² से r² कैंसिल, कितना आ गया, 1/4. ये आंसर आ जाएगा. Next question, an infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda centimeter per centimeter. An electron is revolving around the wire as its center with the constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. यानी कि एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, थिन वायर, और ऐसा करिए आप, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना वो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता नहीं रहता, आप सॉल्यूशन समझ लेते हैं पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन भी लिखा करेंगे. ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन किया है. ये डायग्राम है. क्वेश्चन है पहला पार्ट, एंड इनफाइनाइटली, जल्दी जल्दी शॉर्ट में मतलब एब्रिविएशन यूज करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे. एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर हैज ए लिनियर चार्ज डेंसिटी. लिनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा. लिनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा पर सेंटीमीटर, आपको गिवन है. An infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda per centimeter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire, in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. Deduce the expression for its kinetic energy. Deduce the expression for its kinetic energy. यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है. तो आप जरा, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला आएगा? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ.
उससे पहले अगर कोई निकाल दे तो ठीक है, 1 मिनट का दे रहा हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अरे सर वो वाला फॉर्मूला भूल गया ना। An infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda per centimeter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. An infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda per centimeter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. किसी का निकल रहा है या मैं करवाऊं, या कोई निकालने की कोशिश कर रहा हो? हाफ एम वी, मोहित भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला यही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपने नया क्या बता दिया इसमें? हैं? इसमें नया क्या बता दिया आपने? और कोई कर रहा हो? नहीं कर रहा है, चलो इतना बता दो। 2 मिनट। चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमने इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है, गुड रचित, यही होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रिक, अब ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको क्या चाहिए? सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे कैसे प्रोवाइड होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला पड़ा है एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरीके के पड़े हैं, एक पड़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है और एक पड़ा है आपने जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू ई, यानी कि जो चार्ज है और इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो फॉर्मूला पड़ा है फोर्स का वो पड़ा है क्यू वी बी साइन थीटा, ये पड़ा है आपने, ठीक है? तो हमें चाहिए, क्योंकि चार्ज की बात हो रही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ई। और क्यू चार्ज है और चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन और ई, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। नाउ ई की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो चार्ज वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? लैम्डा बाय, ये निकाला है आपने, डिराइव कर रखी है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आपने डिराइव करके निकाला हुआ है, ठीक है? समझे? ये फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है किसमें? चैप्टर 1 में। और लैम्डा की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या जाएगा इसमें? हाँ तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर की जगह पे ये डाल दो, ई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका, ठीक है? ई हो गया यहाँ पे चार्ज, लैम्डा हो गया लिनियर चार्ज डेंसिटी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपको पता है। किसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। कशिश समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दो। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी बॉडी घूमती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है।
और सेंटीमीटर फोर्स हमेशा कोई और प्रोवाइड करता है, अपने आप नहीं होता है। या तो कोई, जैसे चार्ज की बात है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, वरना मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप एक लाइन लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कौन सा यूज किया है, क्यू ई, क्योंकि चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू ई। क्यू क्या मतलब चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्या है, ई। ई आ गया यहाँ पे, और ई हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हमेशा याद रखना। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों को इक्वेट कर दिया। और चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला है वो निकाला है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपने निकाला हुआ है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमने ई की जगह पे रख दिया है। आर से आर कैंसिल हो गया है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने एम वी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, ई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके सर, समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट पूछ रहा है इसी में, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, लैम्डा ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। सर अभी आपने यानी आप अभी एनसीईआरटी लेके बैठे हो, एनसीईआरटी है अभी आपके पास? होगी, क्यों नहीं होगी। सर बोलो उसमें से एक टॉपिक समझना। टॉपिक, एक मिनट मैं बुक लेके आता हूँ। हाँ जी बोलिए, कौन सा टॉपिक समझना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो बोर मैग्नेट्रॉन है, वो सिलेबस में काफी मतलब कई सालों से नहीं आ रहा है बोर मैग्नेट्रॉन, उसको अभी छोड़ दो आप। ओके सर। बाकी मैंने सर इसकी डेरिवेशन भेजी हुई है, जिन्होंने पूछा है स्पेशली तो मैंने भेजा हुआ है, मैं आपको भी भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। या मोहित आपको इमेज भेजी थी ना मैंने शायद, इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की, सोनिया को भेजी थी, मैं भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा। हाँ जी बोलिए, और कुछ डाउट। सर चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिंपल क्वेश्चन है। Next question is, suppose the spheres A and B in above question बताना पड़ेगा, चलो मैं वैल्यू बता दूंगा आप लोगों को। Suppose the sphere A and B in above questions have identical size, यानी कि दो स्फेयर हैं A and B, दोनों के identical size हैं। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first
a third sphere of the same size but uncharged, a third sphere of the same size, क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं ना, suppose the sphere A and B in above question has identical size, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both, What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? जिसमें A और B के ऊपर जो चार्ज है वो सेम चार्ज है, दैट इज Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सर 1/4 हो जाएगा सर उसका पहले का 1/4 हो जाएगा, तो लास्ट वैल्यू बताओ ना। अगर A और B के ऊपर जो चार्ज है वो है 5.10⁻³ 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यूनिट कौन बोलेगा महाशय? यूनिट बोलना क्यों भूल जाते हो? एग्जाम में यूनिट लिखना भूल जाते हो, यहाँ बोलना भूल जाते हो। ठीक है, 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मोहित का आंसर। एनी अदर आंसर किसी का और आ रहा हो तो? एनसीईआरटी वाला ही था ये। एनसीईआरटी वाला ही है, हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार दिया हुआ है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ए के साथ जब टच करेंगे तो हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, यानी सी के ऊपर Q/2 हो गया है, ए के ऊपर Q/2 आ गया है। फिर बी के पास करेंगे तो 3/2 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी बी के पास अब कितना चार्ज आ जाएगा? 3/4। हाँ 3/4, 2 हो गया ना, हाँ ठीक है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि चार्ज का डिवीजन किस तरीके से करना है। 3/4 कैसे है? हाँ बी के ऊपर 3/4 हो जाएगा ना। कैसे? डिवाइड करके देख लो। ए के साथ Q है, ए के ऊपर Q है और C टच में आया जिसके ऊपर पहले 0 था, तो ए के ऊपर कितना हो गया? Q/2 और C के ऊपर कितना हो गया? Q/2। फिर B से टच किया जिसके ऊपर पहले Q चार्ज है प्लस फिर C के ऊपर चार्ज जो है वो है Q/2, और इनको अगर डिवाइड करोगे तो Q प्लस Q/2 का हाफ करना है, दोनों के ऊपर यही तो होगा। तो कितना आएगा ये? 2Q प्लस 3Q/4 2 डिवाइड बाई 2 से कितना हो जाएगा? 3Q/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो B के ऊपर कितना आ गया? 3Q/4 और C के ऊपर कितना आ गया? 3Q/4। तो अब A के ऊपर चार्ज कितना है? Q/2 और B के ऊपर कितना चार्ज है? 3Q/4। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है जो कि दे रखा है 0.5। ठीक है, 0.5 दे रखा है। तो तेरे को आर की वैल्यू, अच्छा एनसीईआरटी से देख के बता दिया क्या तूने मोहित? हैं? अरे सर करे थे मैंने कल सारे। अच्छा ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर दे रखा है। तो जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है F = Q1 Q2 K/r²। तो आपका नया फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ कशिश क्लियर है? यस सर। रचित अभी उधर का नहीं पता है कि आना है कि नहीं आना है नेक्स्ट मंथ से। क्यों आप ऑफलाइन प्रेफर करोगे रचित? बोल रहे हो सर? एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये भी लिख लीजिए। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q
कैपिटल क्यू। वो मैं इनको बोल रहा था, ये मोहित होते, ये अलग ट्यूशन के हैं, इनको बोल रहा था, ये अलग ट्यूशन के हैं। कुछ ट्यूशन जो हैं विट्स इंस्टीट्यूट के हैं, उनको मैं बच्चों को बोल रहा था, उत्तम नगर वालों को नहीं बोला था अभी मैंने। A charge q is placed at a center of the line joining two equal charges q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus q by 4. ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, करा हुआ है ये। A charge q is placed at a center of the line joining two equal charges capital Q. Show that the system of three charges will be equilibrium if q is equal to minus q. यानी कि ये है कैपिटल Q और जो Q है वो सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे Q रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है अगर Q की वैल्यू क्या हो, माइनस क्यू बाय 4। तो बस आपको Q की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 निकाल के दिखानी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाना है। तो फोर्स दोनों का सम क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक बार इनके बीच का फोर्स, एक बार इनके बीच का फोर्स क्या करोगे, निकाल लोगे और सम करके इक्वल टू 0 रख दोगे। ठीक है, यानी कि के क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल ले लीजिए अगर एल डिस्टेंस है, और ये एल बाय 2 हो जाएगा, ये एल बाय 2 हो जाएगा। तो के क्यू क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला हो गया। F1 और F2 हो जाएगा के क्यू अपॉन में एल बाय 2 का स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। तो आप देखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर प्लस 4 के क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो 4 के क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये सिस्टम ऑफ चार्ज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी एनसीईआरटी का ही लग रहा है क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 3 into 10 raised to power minus 8 कूलम सेंटीमीटर, मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर, अच्छा ये गलत यूनिट लिखी है, कूलम मीटर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 3 into 10 raised to power minus 8 कूलम मीटर from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in a uniform electric field of intensity 10 raised to power 4 Newton per Coulomb. I am repeating the question. Calculate the amount of work done in rotating a dipole if dipole moment 3 into 10 raised to power minus 8 Coulomb meter from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in a uniform electric field of intensity 10 raised to power 4 Newton per Coulomb. तो आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है 3 into 10 raised to power minus 8 कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है दैट इज 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। और बोल रहा है कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो स्टेबल का केस क्या होता है, स्टेबल का होता है 0 डिग्री,
अनस्टेबल का क्या होता है 180 डिग्री, θ2 θ1। फॉर्मूला कौन बताएगा वर्क डन का फॉर्मूला? समीर आ गया आंसर? वर्क डन का फॉर्मूला कोई कल ही पढ़ा था हमने। PE cos theta 1 minus cos theta 2। गुड मनीष। PE cos theta 1 माइनस cos theta 2, कल ही वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी PE cos theta 1 माइनस cos theta 2। ठीक है, P की वैल्यू गिवन है, 10 E की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 जूल। आप लोग बोलते नहीं हो, आंसर निकालते नहीं हो, जल्दी निकाला करो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। चलिए ये भी दे देते हैं, ये भी करते हैं। जैसे तो एनसीईआरटी का ही लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं डायग्राम के बेसिस पे अब गिवन वैल्यूज इस तरीके से क्वेश्चन आप लिख लो। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन दे रखी है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, आपको गिवन है दोनों के लिए 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है what is the electric field strength E in the outer region of the first plate, in the outer region of second plate and between the plates। ये आपको तीनों केस में दिखाना है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और यहाँ पे मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ A B and C। तो आप मेरे को आंसर बताएंगे जल्दी से, EA क्या आ रहा है, EB क्या आ रहा है और EC क्या आ रहा है। वेरी इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं ये भी बता देता हूँ चैप्टर 1 से गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से ही है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर था। तो 17/4 पाई और इंटू 10 to the power -15। ये कहाँ पे आ रहा है तेरा? कहाँ पे आ रहा, मतलब मतलब 3 इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड निकाल। अच्छा बी पे, हाँ बी पे आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 17/4 पाई से वो कर लो, अब मैं 17/4 पाई। मैं कर लूँ। रुको रुको, बी पे तो 0 होगा ना सर? किस पे? बी पे। बी पे 0 होगा। अच्छा आप कह रहे हैं बी पे 0 होगा, ओके। ए और बी पे बता दीजिए, ए और सी पे, मतलब अगर बी पे 0 आ रहा है आपका तो।
और 4 पाई से करने की जरूरत क्यों पड़ रही है तेरे को? 4 पाई से तो करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने को मैंने सिखाए थे, बहुत अच्छे से सिखाए थे कि एक प्लेट को ढक के देखिए, दूसरे प्लेट को ढक के देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखिए। मतलब भूल गए हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो। और सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव का केस है, कैपेसिटर में भी यही केस होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये मैंने सिखाया था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका दिखा रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, हम मान लेते हैं। नेगेटिव वाले को छोड़ दो, मतलब नेगेटिव वाले को छुपा दो, समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी 1, बी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी 1 और सी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी 1। क्लियर है बात? ये किससे निकल रही है? 1 से। अब पॉजिटिव को छुपा दो, मतलब पॉजिटिव नहीं है ये समझो, और नेगेटिव है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सी में। सर सी में क्यों निकलेगी? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकले आएगी सी में, आएगी इसमें, बी में भी आएगी, और ए में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ आएगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? कशिश समझ में आई? ये पढ़ा होगा आपने। नहीं सर, बट पॉजिटिव वाले का ए और बी पे इफेक्ट आएगा ना, सी पे थोड़ी आएगा। अरे तो सी पे ये मैंने हटा दिया ना, ये तो रीजन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलती जाएगी। समझने के लिए बता दो, मैं वही तो बता रहा हूँ। इसको छुपा लो, आप समझो कि यहाँ पे है ही नहीं। निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। वो तो नहीं आएगी, वो हमें भी पता है, फाइनल आंसर नहीं है, बट निकालने का तरीके के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। अब आप आंसर नहीं बता पा रहे हो ना, इसलिए। तो अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मान लो यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे बढ़ती जाएगी ना, ये आगे बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी? समझे? यस सर। नहीं समझे? सर तो कशिश बात समझ में आई नहीं आई आपको? कशिश यस सर। बात आई समझ में? मैं जो ये कह रहा था कि ये वाली जो बात कह रहा था, इसी में कैसे हाँ आएगा? हाँ आ गए। तो ऐसी तरीके से नेगेटिव के लिए आएगी। अब देखो दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, ई का फॉर्मूला पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और बी की वजह से भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिंगल शीट के थिन शीट की वजह से होता है ये। ठीक है, थिन शीट की वजह से क्या होता है? ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये थिन शीट की वजह से होता है। तो अगर मैं ए रीजन में निकाल रहा हूँ, तो ए रीजन में E1 प्लस, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा की वैल्यू सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो दोनों सेम है, तो E में आ गया 0। ठीक है, सी में देखो, सी में भी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो E1 माइनस E2, तो अगेन क्या आ गया? 0। बी में देखो, बी में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2, तो क्या आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या आ गया? आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया इनके बीच का। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17 इंटू 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻11 जाएगा, 2 सर इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। हाँ जी बोलो। सर ये 9 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली से? नहीं 9 इंटू 10⁻⁻12। नहीं नहीं नहीं, 8.85 ही लेना पड़ेगा। एसएल में तो शायद 9 ही ले रखा है। एसएल में कौन सी? एसएल में 9 ले लिया? पता नहीं, मैंने देखी थी। नहीं, क्या पढ़ रहा है ये बता मुझे। 9 किसकी वैल्यू होती है? के की वैल्यू होती है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, वो के की वैल्यू होती है। सर उसमें ले रखा था अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली वो कर दिया होगा, बट लिखनी आपको यही वैल्यू है।
वो अप्रोक्सीमेटली निकालने के लिए पर लिखना यही पड़ेगा, 9 नहीं लिख सकते आप, लिखोगे यही अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके जो निकाल दो। किसी को डाउट इसमें? समझ में आ गया होगा शीट वाला। और सिंपल सी बात है, नहीं ये चीज करना है तो याद रख लो कि भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर साथ में आ गई हैं तो सिर्फ बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और दोनों साइड कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये याद रख लो। नहीं तो ये तरीका है, चाहे कोई भी केस दे दे, पॉजिटिव पॉजिटिव दे दे, नेगेटिव नेगेटिव दे दे और पॉजिटिव नेगेटिव का तो करे ही हो, ये तरीका है निकालने का। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, ये बार बार एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन इसमें है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। जिसमें एक ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलता है, इसको बहुत, अगर इसको नोट करना है कर लीजिए, मैं इधर डायग्राम बना दे रहा हूँ। सर अगर दोनों नेगेटिव हुए तब क्या होगा? दोनों नेगेटिव होगा तो देख, केस बना के देख, दोनों नेगेटिव होगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यानी बी में 0 आ जाएगी, इन दोनों में होगी। समझे? तो ये वाला जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसको जरूर कर लें। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जरूर कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा सर? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, एनसीईआरटी का ही है, तो मैं बता ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1.11 एंड 1.12, एग्जाम्पल नंबर 1.11 एंड 1.12, इसको जरूर कर लें, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, मतलब गॉस थ्योरम का यहाँ पे आपको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। और थोड़े थोड़े क्वेश्चन, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of 1 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से टू पास थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस of a 10 centimeter radius center on the charge। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। A point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to power 3 -1 into 10 raised to power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical surface of 10 centimeter radius centered on the charge। ठीक है, समझ गए? एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक चार्ज है जिसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ द फर्स्ट पार्ट, if the radius of the Gaussian surface were doubled, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें कितना चेंज आएगा। बताएं क्या आंसर क्या होगा, क्या चेंज आएगा? 4 टाइम्स होगा। समीर का आंसर 4 टाइम्स होगा। एनीवन, एनी अदर आंसर? हाँ, कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, ओके। नहीं, पता नहीं सर। दिव्यांशु? रचित से सेम सर, क्योंकि वो नेट चार्ज पर डिपेंड करेगा। दिव्यांशु कुमार सेम, ओके।
और कोई आंसर देना चाहता हो? मनीष? मनीष नो आंसर। आंसर वुड बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस को मेंशन कर दिया है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस मतलब गॉस लॉ, और गॉस लॉ मतलब फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज। दैट मीन्स कि अगर कोई फ्लक्स आपको गिवन है और वो इस कहीं भी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे सरफेस इतना हो चाहे सरफेस इतना हो, आपको फ्लक्स क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। देयर वुड नो चेंज इन द electric flux through surface depends only the charge enclosed by the surface. If the radius of the spherical surface is double, the charge enclosed remains the same, so the electron flux passing through the surface will remain unchanged, क्योंकि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। Now second part, what is the value of the point charge? Point charge की वैल्यू क्या होगी वो बताइए। चार्ज की वैल्यू निकालनी है। सर 8.85 into 10 के पावर -15। -15। ओके, एनी अदर आंसर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको गिवन है वो है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको गिवन है। सर -9 हो जाएगी, मुझे लगा -3 ले रखी थी, -9 हो जाएगी सर। -9 हो जाएगी, ओके। और कोई आंसर करना चाहे? नेगेटिव। हाँ रच, और नेगेटिव होगा। हाँ यही बात ध्यान वाली। देखो गॉस थ्योरम में सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्लक्स गिवन है तो आप इजीली बिना सोचे समझे आपको फॉर्मूला क्या लगा देना, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इंटू में एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू कितना है? -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हो जाएगा -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत देता हूं, अगर इस चैप्टर से मैं कुछ टेस्ट लेता हूं तो। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। बस आपके अंदर, कहते हैं वो हिंदी में एक वर्ड होता है नियत, कहते हैं नियत होनी चाहिए पढ़ने की। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नियत अंदर अपने अंदर पैदा करें, सेल्फ स्टडी करने की मोटिवेशन अंदर अपनी पैदा करें, तो क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो या कोई भी एक ले सकते हो आप, चाहे यू लाइक ले लो, एग्जाम आइडिया ले लो, कोई भी एक बुक लेके आप उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सारे क्वेश्चंस आपको हर बुक में आगे पीछे मिलेंगे पर सेम ही मिलते हैं। आप यू लाइक भी कर सकते हैं, एग्जाम आइडिया भी कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। लास्ट में 10 ईयर कर लोगे तो वो बेटर है, इतना करना ही काफ़ी होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। द रीज़न बिहाइंड इट कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और उनके आंसर्स किस तरीके से देने हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे तो मार्क्स आप लोगों के कटेंगे, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी आप हो जाते हो। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ये रब कर दे रहा हूँ। टॉपिक क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इस तरीके के क्वेश्चन में आप बड़े कंफ्यूज होते हो। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स of the electric field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to YZ plane. Anyone who wants to give the answer? सर रिपीट करना पड़ेगा। What is the flux of the electric field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? जीरो। हाँ दिव्यांशु, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गो। जीरो। समीर से 0। नहीं, 0 तो नहीं होगा। 0 क्यों होगा? उससे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होंगी, पैरेलल होगा तो प्लेन से। पैरेलल होगा, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है ना, ये भी तो ध्यान दीजिए आप। पैरेलल किसके है, ये भी तो बात देने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो आई कैप लगा है, आई कैप लगने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में जा रही है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई और ये जेड, तो वाई जेड प्लेन ये है, वाई जेड प्लेन ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसके प्लेन है ना, तो मतलब वाई जेड प्लेन ये हुआ, एक्स एक्सिस से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है ना, यानी परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो एंगल कितना लोगे, एंगल 0 लोगे, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है ना, इसका एरियल वेक्टर भी इसी साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो जस्ट आपको 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो एरिया निकालना है, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए मतलब क्या है, ई डॉट ए होता है। ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ई की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ और 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 हो जाएगा, है ना, 0.01 यानी 10⁻², 10⁻², तो कितना आ जाएगा 3 यानी 30, कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर होता है ना, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the makes a 60 degree angle with the x axis, यानी कि यही स्क्वायर अगर x एक्सिस के साथ इसका नॉर्मल 60 डिग्री एंगल बनाए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, थीटा की जगह 60 आ जाएगा, यानी कि पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट हटाओगे तो cos 60 डिग्री लगा दोगे, यानी कि आंसर वही होगा 30 इंटू 1/2 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दोगे, बस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, आई गेस क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स, और ये जो रिवीजन क्लास ये चलती रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कभी भी बीच में ले लूंगा। तो किसी को कोई डाउट? नो डाउट।